हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम कक्षा 10 अध्याय 3 जल संसाधन के बारे में बताएंगे। जल संसाधन क्या है? जैसे कि हमने पूर्व में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा है, आज हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जल संसाधन क्या है? जीवन का जो आधार है वह जल है। जल से ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जीवन के लिए जल अनिवार्य है। पृथ्वी पर विद्यमान समस्त जंतु और वनस्पति जल के माध्यम से ही हम अपनी समस्त जैविक और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बिना जल के जैविक गतिविधियों का संपन्न होना असंभव है। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। ये कह सकते हैं कि 71% भाग पर जल है और 29% भाग स्थलमंडल है। और साथ ही साथ किंतु इसमें से मीठे जल अर्थात अलवणीय जल का हिस्सा बहुत ही कम है। अलवणीय जल सतही और अप्रवाह भूगर्भ जल स्रोत से ही प्राप्त होता है। जलीय चक्र के द्वारा जल स्रोतों का नवीनीकरण व पुनः अवभरण होता रहता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा होने के बाद भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2025 में लगभग 20 करोड़ लोगों को जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। समुद्री और जल नमक युक्त अर्थात लवणीय होता है। समुद्र का जो पानी होता है वह खारा होता है, जो नमकीन होता है वह पीने योग्य नहीं होता है। सामान्य और प्रयोग के लिए यह अनुपयोगी होता है। जब हम पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग जल के होने की बात कर लेते हैं तो इसी जल की बात कर रहे होते हैं। धरातल के नीचे चट्टानों की दरारों व छिद्रों में अवस्थीय और जल और तथा भूमिगत जल और भूगर्भ जल और कहा जाता है। यह जल पीने हेतु और सर्वाधिक उपयुक्त होता है। धरातल पर स्थित विभिन्न जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलें, नहरें और विभिन्न जलाशय सतही और अप्रवाह कहलाते हैं। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। देश के में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल तथा पुनः और पूर्ति भोग्य भौम जल 1869 घन किलोमीटर उपलब्ध है। इनमें से केवल 60% जल का लाभदायक प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। आगे हम बात करते हैं, जब वर्षा होती है तो भूमि की सतह से जल विभिन्न और शैलों में रिस कर भूमि के अंदर चली जाती है। जब बारिश होती है, बारिश का कुछ पानी क्या होता है कि बारिश होने पर बारिश का कुछ पानी नदियों नालों के माध्यम से बहकर चला जाता है, लेकिन कुछ पानी जो होता है वह और मिट्टी की दरारों से होता हुआ और शैलों से होता हुआ चट्टानों से होता हुआ नीचे चला जाता है, जिसे हम भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। जल समुद्र, झील और तालाबों एवं खेतों आदि से वाष्प बनकर उड़ जाता है और जल वाष्प और वायु में संघनित होकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं जल चक्र का होना। जब बारिश होती है, बारिश के माध्यम से पानी का, बारिश का कुछ हिस्सा जो होता है वह नालों और तालाबों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से फिर क्या होता है कि भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, जिसके कारण दोबारा से जल प्रक्रिया को चल जाती है। उसके साथ साथ ही और वर्षा धरती से और जल पुनः सागरों में पहुंचता है और पुनः जल की और वाष्पीकरण होकर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार जल एक चक्र के रूप में गतिशील रहता है, जिसे जलीय चक्र कहते हैं। जलीय चक्र मीन्स मतलब होता है कि लगातार बारिश का 2 बार बारिश होती है, बारिश के बाद फिर दोबारा से पानी इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद फिर पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर उठता है और फिर दोबारा से बारिश होती है। यह एक प्रक्रिया जलीय और चक्र के अंतर्गत आती है। जिन शैलों में भूमिगत जल प्रभावित होता है उसे और जलभृत और तथा जल से भरा कहते हैं। अब बात करेंगे जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्या है। मांग की तुलना बात की जाए कि पृथ्वी पर जितने भी समस्त जीव जंतु है, मानव जगत है, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल का होना आवश्यक है। भारत में वर्षा में वार्षिक तथा मौसमी परिवर्तनों के कारण जल संसाधन की उपलब्धता में समय एवं स्थान के अनुसार अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जहां भारत के कुछ राज्यों में अत्यधिक बारिश होती है और
कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। जैसे भारत के मोनिशराम में विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है। अगर हम बात करें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की, उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय में एक स्थान है, पहले पूर्व में चेरापूंजी था जहाँ विश्व की सबसे अधिक बारिश पाई जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए मेघालय राज्य में ही और कह सकते हैं कि चेरापूंजी के पास ही एक गांव है जिसका नाम है मोनिशराम, जहां पर विश्व की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। और वही राजस्थान का मरुस्थल सूखाग्रस्त है जहां बारिश की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। इस स्थिति के साथ साथ ही जल के असमान वितरण के लिए मानव की गतिविधियां भी जिम्मेदार है। अगर हम बात करें, मानव की गतिविधियों के कारण ही जल का असमान वितरण हमें देखने को मिलता है। जल की अधिकांशतः और कमी, इसके और अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग तथा समाज के विभिन्न और वर्गों में असमान वितरण के कारण होती है। भारत की जनसंख्या में बहुत तीव्रता से वृद्धि हो रही है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण जो जल संसाधन है उस पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण जल की मांग में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जल की बढ़ती मांग और उसका समान वितरण जल दुर्लभता का कारण बनता जा रहा है। सिंचाई और औद्योगिकरण क्या है? जल की उपलब्धता जनसंख्या के लिए केवल घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उत्पन्न करने के लिए भी आवश्यक है। जल न केवल मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि जितने भी जीव जंतु जो होते हैं और जितने भी हमारे पास अनाज है उनके उत्पादन, उनकी सिंचाई करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन करके ही संचित क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। शुष्क और ऋतु में भी कृषि की जा सकती है। भारत के अधिकांश किसान अपने खेत की सिंचाई निजी कुओं एवं नलकूपों से करके अपने कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है और सिंचाई नहरें और नलकूपों के माध्यम से की जाती है। सिंचाई के जल से अत्यधिक उपयोग से भूमि जल और स्तर नीचे गिर रहा है या लोगों के लिए उपलब्ध जल में लगातार कमी होती जा रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण हुआ है। वर्तमान समय में भारत के लगभग हर हिस्से में बहुराष्ट्रीय कंपनी बड़े औद्योगिक और घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उद्योगों को अत्यधिक और जल के अतिरिक्त उनके संचालन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति और जल विद्युत से होती है। ऐसी स्थिति में जल दुर्लभता और बढ़ती जा रही है। जितने भी मानव से संबंधित जितने भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में जल की आवश्यकता होती है और अनियमित रूप से या अनियंत्रित और रूप से जल संसाधन का प्रयोग करने से कहीं न कहीं जल संसाधन के में वर्तमान समय में कमी आ रही है। शहरीकरण और जल प्रदूषण। लगातार जनसंख्या के बढ़ने से शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही साथ जल प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। शहरीकरण और जल प्रदूषण के कारण जल दुर्लभता में वृद्धि हुई है। शहरों में बढ़ती जनसंख्या एवं शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और तथा ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि हुई है बल्कि उससे संबंधित समस्याएं और बढ़ गई है। अधिक जनसंख्या जल संसाधनों का अति उपयोग कर रही है और उपलब्ध जल संसाधनों को प्रदूषित भी कर रही है। जल प्रदूषण पिछले कुछ और वर्षों में चिंता का विषय बना हुआ है। यह और विकट समस्या है। लोगों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक रसायनों, कीटनाशकों और साथ ही साथ कृषि में उपयोग किए गए उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है। ऐसा मानव के उपयोग के लिए अत्यधिक हानिकारक है। समुचित जल प्रबंधन की आवश्यकता। हमें वर्तमान समय में समुचित जल प्रबंधन मतलब जल का संरक्षण करना होगा। अगर हम जल का संरक्षण करेंगे तभी हम जल को बचा पाएंगे। भारत में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पेयजल पीने के लिए, कृषि फसलों की सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन स्वच्छ जल की और आपूर्ति लगातार घटती जा रही है। पानी तो हमारे पास पृथ्वी पर बहुत है, लेकिन पीने योग्य पानी, शुद्ध पेयजल पानी की कमी निरंतर बनी हुई है, जिसका कारण है पर्यावरण प्रदूषण या साथ ही साथ जल प्रदूषण का होना। वर्तमान समय में हम शुद्ध और पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के बावजूद इसके अतिशोषण, अत्यधिक और उपयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में इसके असमान वितरण के कारण संरक्षण और प्रबंधन नितांत आवश्यक है। प्राकृतिक परितंत्र को निम्नीकृत और होने से बचाने के लिए समुचित जल और प्रबंधन आवश्यक है। कृषि आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण, नदियों का जल प्रदूषित हुआ है। यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है
ऐसी स्थिति में संपूर्ण और जनजीवन खतरे में है। इस स्थिति का समाधान और तभी हो सकता है जब समुचित जल प्रबंधन किया जाए। जल का प्रयोग अधिकाधिक बढ़ रहा है। फसलों का उगाना जल की और उपलब्धता पर निर्भर करता है। जल पीने, घरेलू और उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या तथा शहरी और जीवन शैली के कारण जल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में भविष्य के स्वच्छ जल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समुचित जल प्रबंधन अनिवार्य है। अब बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समरी बताना चाहूँगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? वर्तमान समय में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार जनसंख्या के बढ़ने से जो संसाधन है उन पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो दबाव पड़ रहा है वह शुद्ध और पेयजल पर पड़ रहा है। पीने योग्य पानी हमारे पास बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी पानी की कमी के कारण जो है बहुत से राज्य जो है जूझ रहे हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है कि ऐसे क्षेत्र जो भारत के कुछ ऐसे राज्य है या कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पानी की बहुत ही नितांत आवश्यकता होती है, पानी की बहुत ही कमी होती है, उन क्षेत्रों में पानी कैसे पहुंचाया जाए पीने के लिए और सिंचाई करने के लिए। तो ऐसे क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं चलाई जाती है, जिसके माध्यम से उन क्षेत्रों में जहां पर पानी अत्यधिक मात्रा में होता है तो वहां पर डैम बनाकर, ठीक है, डैम बनाकर पानी को रोक लिया जाता है, और फिर उसके साथ साथ ही वहाँ से छोटी छोटी जो सहायक नदियों को निकालकर उन राज्यों में ले जाया जाता है जहाँ पानी की बहुत ही कमी होती है, जिससे उन क्षेत्रों को भी पानी मिल जाता है जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, और साथ ही साथ वहाँ पीने योग्य पानी और फसलों की सिंचाई के लिए भी उन राज्यों में पानी आसानी से पहुँचाया जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के साथ ही साथ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है? मत्स्य पालन करके वहाँ पर जो है लोगों को एक व्यवसाय दिया जाता है ताकि उनको रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। पर्यटन स्थल के रूप में भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साथ बिजली का उत्पादन करने के लिए भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का यह बढ़ावा दिया जाता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और समन्वित जल प्रबंधन क्या है। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अन्वेषण मतलब होता है खोज करना या रिसर्च करना। ऐतिहासिक अभिलेखों से इस बात की जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थर तथा और मलबों के बांध और तथा जलाशय, झीलों के तटबंध, नहरों और जैसी जलीय संरचनाएं बनाई जाती है। आधुनिक भारत में भी इनका निर्माण होता रहा है। अब इन और जलीय संरचनाओं का स्वरूप परिष्कृत हो चुका है। अधिकतर नदियों के बेसिनों में अत्याधुनिक और बांधों का निर्माण किया गया है। आगे हम बात करेंगे परंपरागत बांध नदियों और वर्षा का जल एकत्रित और करने के बाद उसे सिंचाई के लिए उपलब्ध कराते हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और साथ ही साथ नदियों के पानी को बांध बनाकर यानी कि डैम बना देते हैं और डैम के जरिए हम उस पानी को रोक लेते हैं। वर्तमान समय में बांध केवल सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन करना, घरेलू और औद्योगिक और उपयोग करना, जल आपूर्ति करना, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को बनाया जाता है, लागू किया जाता है। साथ ही साथ यह मनोरंजन और अत्यधिक नौ संचालन, कृषि हेतु सिंचाई और सुविधाओं की उपलब्धता, मत्स्य पालन, भूमि अपरदन पर प्रभावी नियंत्रण आदि है। इसी कारण बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। जल एकत्रित और समन्वित उपयोग होता है। उदाहरण के लिए सतलज व्यास बेसिन में अवस्थित और भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई जैसे उद्देश्यों को पूरा करती है। अब हम बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन, जिसे कह सकते हैं NGO है, जो और जनजातीय लोगों, किसानों तथा पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा और नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में नामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह और आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय और मुद्दों पर एक केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध में विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास और सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा उनकी और यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी और साथ ही साथ विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके ही सिंचाई के प्रसार में मालामाल हो जाएंगे। प्राय रिहंद के उत्तरजीवी ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया। अब बात करते हैं भूकंप, जल
से होने वाली बीमारियां और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में वृद्धि। माना जाता है कि बहुउद्देशीय और परियोजनाओं का कारण क्षेत्र और विशेष में भूकंप और आने की संभावनाओं में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से हम बांध बनाते हैं, बांध बनाने से पानी को रोका जाता है, पानी को रोके जाने से भूकंप आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। जिसके अतिरिक्त लगातार अत्यधिक जल के एकत्र रहने के कारण जल से होने वाली बीमारियां, क्योंकि जब पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसमें बहुत सारे जीवाणु और कीटाणु जो है उत्पन्न हो जाते हैं, जो अन्य बीमारियों को जन्म देते हैं। फसलों में और कीटाणु जनित और बीमारी और जल प्रदूषण में वृद्धि हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप संपन्न भूमि मालिकों एवं तथा निर्धन भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ जाती है, जिसके और सामाजिक परिदृश्य बदल गया है। बांध उसी और जल के अलग थलग उपयोग तथा लाभ प्राप्त करने वाले के बीच संघर्ष का कारण बनते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी और क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति और देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतर आए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत एवं लाभ के बंटवारे को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करेंगे हम सरदार सरोवर बांध की। सरदार सरोवर बांध गुजरात की नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है। इस परियोजना में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित है। यह परियोजना गुजरात के 9,490 गांव, 173 कस्बों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ राजस्थान के 124 सूखाग्रस्त गांव तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। अब बात करेंगे कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई, जिनसे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा। कृषि और उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब हम सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है वह है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के पानी को किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है, वर्षा के पानी को किस प्रकार से स्टोर किया जा सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे और उसके हमें क्या लाभ है उसके बारे में भी हम जानेंगे। बहुउद्देशीय और परियोजनाओं के हानिकारक प्रभाव और उन पर उठ रहे विभिन्न प्रकार के विवादों के परिप्रेक्ष्य में बहुत से लोगों का यह मानना है कि वैकल्पिक और वर्षा जल संग्रहण तंत्र बहुउद्देशीय परियोजनाओं के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक रूप में व्यावहारिक विकल्प हो सकते हैं। यह कोई और नई बात नहीं होगी। प्राचीन भारत में जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण के विभिन्न और ढांचे भी पाए जाते हैं। भारत में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण पद्धति क्या है? भारत में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का प्राचीन काल से ही उपयोग हो रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि भारत में परंपरागत और वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से किस प्रकार से पानी को स्टोर किया जाता है, किस प्रकार से पानी को सुरक्षित किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। भारत में प्राचीन काल से ही वर्षा जल का संग्रहण कर सिंचाई के लिए पत्थरों एवं मलबे से बांध निर्माण, जलाशय और झीलों के तटबंध व नहरी और जलाशय के द्वारा बनाई जाती है। कह सकते हैं कि हम पानी को रोककर, पानी को मलबों से रोककर, पानी बहते हुए पानी को मलबे से रोककर या पत्थरों से रोककर उस पानी को हम क्या करते हैं, सिंचाई के लिए प्रयोग में लाते हैं। साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर भी अन्य प्रचलित विधियों की सहायता से वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। साथ ही साथ पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल और कुल जैसी और वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्र करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि खेतों की सिंचाई की जा सके। राजस्थान के और जैसलमेर में खादीन और तथा अन्य क्षेत्रों में जोहर और इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के बीकानेर और फौलादी और बाड़मेर में भी लगभग और प्रत्येक घर में पीने के पानी का संग्रह करके लिए और भूमिगत टैंक और टाका और हुआ करता है। अब हम बात करते हैं कि पानी को किस प्रकार से स्टोर किया जा सकता है। वर्षा और जल और संग्रहण के अंतर्गत जब बारिश का जो पानी होता है वह बारिश के पानी जो होता है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। किस प्रकार से हम उसको बचा के रख सकते हैं। जब बारिश का पानी आता है तो उस पानी का कुछ हिस्सा जो होता है वह और नालों के माध्यम से गाँव के जो आसपास तालाब होते हैं उसमें इकट्ठा हो जाता है
और तालाब का भी उद्देश्य होता है। तालाब जो होता है उसके साथ साथ ही क्या करता है कि गांव का जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तालाब साथ ही साथ है वाटर लेवल को तो मेंटेन करता है, साथ ही साथ सिंचाई की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। ऐसे ही राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के माध्यम से पानी को स्टोर किया जाता है। वो कैसी एक प्रक्रिया है, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को क्या होता है छतों के माध्यम से, पाइप के माध्यम से घर के आंगन में गड्ढों में इकट्ठा कर ले जाता है और उस पानी को इकट्ठा करने के साथ साथ ही उस पानी को पीने योग्य और बनाकर उसको पूरे साल यूज में अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से क्या होता है वर्षा के पानी को बचाया जाता है। आगे हम बात करेंगे पीवीसी और पाइप का प्रयोग करके छत का वर्षा जल एकत्र किया जाता है। रेत और ईंट और प्रयोग करके जल को छाना जाता है ताकि वह और शुद्ध हो जाए। भूमिगत और पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है जहां से इसे तुरंत उपयोग में किया जाता है। हौज के अतिरिक्त जल कुएं और तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बांस ड्रिप और सिंचाई प्रणाली क्या है? भारत के मेघालय और राज्य में नदियों एवं झरने के जल को बांस के पाइप द्वारा एकत्र करके सिंचाई करने की और लगभग 200 वर्ष पुरानी और विधि प्रचलित है और इस और विधि में लगभग 18 से 20 लीटर जल सिंचाई के लिए बांस के पाइपों द्वारा सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। इस और विधि में पानी का बहाव 20 से 80 और बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधों तक छोड़ा जाता है जिससे और उसकी जल की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। जल का दुरुपयोग भी नहीं होता। अब हम अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण और बिंदु पर ध्यान देंगे। हमारे धरातल के लगभग 3/4 भाग पर जल का विस्तार विद्यमान है। धरातल पर विद्यमान पानी कह सकते हैं अलवणीय और जल बहुत कम है। यह उपलब्ध जल का केवल 2.5% है। सतही प्रवाह और भूमिगत जल स्रोतों में हमें अलवणीय और जल की प्राप्ति होती है। हमें और प्राप्त होने वाली अलवणीय जल का निरंतर नवीनीकरण और पुनर्भरण जल चक्र द्वारा होता है। जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका हम बार बार प्रयोग करते हैं। जल चक्रीय संसाधन मीन्स मतलब जल को प्राप्त करने के बाद हम उसे दोबारा से भी प्राप्त करते हैं। यदि हम उसका उचित तरीके से प्रयोग किया जाए तो उसकी कमी नहीं होती। भारतवर्ष जल उपलब्धता के विश्व के और 133वें स्थान पर है। भारत में तीव्र गति से उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय और जल संसाधन पर दबाव नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है। यह एक चिंता का विषय है कि लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट और रसायनों और कीटनाशकों एवं कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है। ऐसा जल मानव उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि का आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है। हमारे देश में प्राचीन काल में ही और सिंचाई के लिए पत्थरों तथा मलबों से बांध निर्माण, जलाशय और झीलों के तटबंध व शहरी और जैसी उत्कृष्ट जलीय और कृतियाँ बनाई जाती रही है। जल संरक्षण हेतु भारत के पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल और तथा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिनिकाएं नदियों की धारा का मार्ग बदलकर खेतों की सिंचाई के लिए निर्मित की है। राजस्थान में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण एक परंपरागत प्रचलित तकनीकी है जिसको हम क्या कह सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली। शुष्क व और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों के वर्षा जल संग्रहण करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादीन और अन्य और क्षेत्रों में जोहड़ इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मेघालय राज्य में नदियों व झरनों के और जल को बांस से बने पाइप द्वारा एकत्र करके सिंचाई की जाती है। यह लगभग 200 वर्ष पुरानी विधि है जो आज भी प्रचलित है, जिसे बांस ड्रिप और सिंचाई प्रणाली कहते हैं। तमिलनाडु और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी और कार्रवाई का प्रावधान है। तो कह सकते हैं कि जल संसाधन हमारे लिए आवश्यक तत्व है जिसकी और पूर्ति करना भी हमारा ही और कर्तव्य है। साथ ही साथ जल को बचाना भी और हमारा ही कर्तव्य है। जल को कम से कम प्रयोग करके और उसको अधिक से अधिक बचाया जा सकता है। जल आने वाली और पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है।
हमारे लिए भी आवश्यक है और जीव जंतुओं के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए हम यहाँ जल को संरक्षण करना और हमारे लिए आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, आज हमारा ये अध्याय कंप्लीट हुआ और आप इसको जो यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं और फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।